AFP 24 न्यूज पर वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। आज भारत में विजयदशमी मनाई जा रही है। विजयदशमी के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री समेत कई अन्य नेताओं ने भारत के नागरिकों को संबोधित करते हुए उन्हें इस पावन अवसर की शुभकामनाएं दी। भारत के राष्ट्रपति ने ट्विटर के जरिए कहा, सभी देशवासियों को दशहरे की बधाई और शुभकामनाएं। ये पर्व अधर्म पर धर्म की जीत और असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है। मेरी कामना है कि हर्ष और उल्लास का ये त्योहार महामारी के प्रभाव से सबकी रक्षा करे, देशवासियों को समृद्धि व खुशहाली का संचार करे। देश के उपराष्ट्रपति ने ट्विटर पर कहा, मैं दशहरे के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। देश भर में बड़े उत्सव और उमंग के साथ मनाया जाने वाला ये त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। ये त्योहार राष्ट्र में शांति, सद्भाव और समृद्धि लाए। तो वहीं प्रधानमंत्री ने ट्विटर के जरिए देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि सभी देशवासियों को विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की जीत यहाँ पर हर किसी के जीवन में नई प्रेरणा लेकर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत देशवासियों को दशहरे की शुभकामनाएं देकर की। अपनी बात के दौरान पीएम ने कहा कि हमें अपने छोटे छोटे प्रयासों के जरिए एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने में रंग भरने हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा देश प्रतिभाओं से भरा हुआ है। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि जब आप खरीदारी के लिए जाएं तो वोकल फॉर लोकल के लिए अपने संकल्प को याद रखें। उन्होंने देशवासियों से दीपावली के मौके पर एक दिया भारत के वीर सपूतों के सम्मान में जलाने का भी अनुरोध किया है। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तथा महर्षि वाल्मीकि को भी याद किया। उत्तर प्रदेश में आलू और प्याज के दामों में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सूत्रों के अनुसार गोदामों में अभी भी आलू भरा पड़ा है, परंतु शासन प्रशासन आलू की आसमान छूती हुई कीमतों को नहीं रोक पा रहा है। उद्यान निदेशालय के रिकॉर्ड के अनुसार अभी भी कोल्ड स्टोरेज में 30.56 लाख मैट्रिक टन आलू है। इसमें से सिर्फ 8 लाख मैट्रिक टन आलू ही बीज के रूप में इस्तेमाल होगा, क्योंकि आधे से ज़्यादा बुआई हो चुकी है। यानी खाने के लिए अभी भी करीब 22 लाख मैट्रिक टन आलू कोल्ड स्टोरेज में मौजूद है। इसके बावजूद आलू के दाम नहीं गिर रहे हैं। अभी भी पुराना आलू 45 से 50 रुपए प्रति किलो तथा नया आलू 60 रुपए प्रति किलो तक बाजारों में बिक रहा है। अपर मुख्य सचिव उद्यान मनोज सिंह ने कहा कि सभी कोल्ड स्टोरेज में 31 अक्टूबर के बाद कूलिंग मशीन न चलाने और पुराने आलू की निकासी के निर्देश दिए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ खाद्य आयुक्त मनीष चौहान ने कहा कि आलू प्याज के दामों को नियंत्रण करने के लिए जिलों के अधिकारियों से लगातार बात हो रही है तथा नई फसल भी जल्द ही आने वाली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन की सीमा से सटे सिक्किम क्षेत्र के पास शस्त्र पूजा की। पूजा के दौरान रक्षा मंत्री के साथ सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवाने भी साथ रहे। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत चाहता है कि चीन और भारत के बीच सीमा पर शांति होनी चाहिए और तनाव खत्म होना चाहिए, लेकिन मैं इस बात को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि हमारी सेना किसी भी देश को 1 इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं करने देगी। आपको बता दें कि विजयदशमी के दिन शस्त्र पूजा करने की परंपरा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पश्चिम बंगाल और सिक्किम के 2 दिवसीय दौरे पर यहां पहुंचे। इस दौरान उन्होंने यहां पर सुरक्षा बलों की तैयारियों का निरीक्षण किया तथा जवानों को संबोधित किया। अपने संबोधन में राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत हमेशा अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ बेहतर संबंध बनाना चाहता है। हमने हमेशा उसी के लिए प्रयास किया है, परंतु हमारे जवानों को समय समय पर अपनी सीमाओं, अखंडता और सार्वभौमिकता की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान करना पड़ता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आज स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर विजयदशमी के पावन अवसर पर सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने देश को संबोधित करते हुए चीन पर निशाना साधते हुए कहा कि हम सभी से मित्रता चाहते हैं, ये हमारा स्वभाव है, परंतु हमारी सद्भावना को दुर्बलता ना समझें और ताकत के बल पर कोई देश भारत को झुका नहीं सकता। ये भारत पहले वाला भारत नहीं है और यहाँ के सैनिकों में देशभक्ति और वीरता और हमारी सरकार का
स्वाभिमान रवैया अटूट है, तो अब चीन के रवैये में भी सुधार आ जाना चाहिए। मोहन भागवत ने कोरोना वायरस महामारी के बारे में बात करते हुए कहा कि इस वायरस के संदर्भ में चीन की भूमिका संदिग्ध रही, लेकिन जो वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन कर रहा है उसे पूरा विश्व देख रहा है, और ऐसी स्थिति में भारत की सरकार, सेना और जनता अपने स्वाभिमान और वीरता का परिचय दे रही है, उससे चीन बौखलाया हुआ नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश में 28 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को झटका देते हुए दमोह के कांग्रेसी विधायक राहुल लोधी भाजपा में शामिल हो गए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में भाजपा का दामन थामा। भाजपा में शामिल होने से पहले लोधी ने प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। आपको बता दें कि राहुल लोधी के बड़े भाई परघुमन सिंह लोधी ने भी कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया था। तभी से राहुल के भी भाजपा में जाने की अटकलें चल रही थीं। उपचुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के लिए ये तगड़ा झटका है। भारत और चीन की तनातनी के बीच भारत ने चीन को बड़ा झटका दिया था जब उसने उसकी कई ऐप समेत दर्जनों कंपनियों को बैन कर दिया था। तो वहीं अब उसके बाद सेना की कैंटीन में चीन के सामान पर रोक लगाने की तैयारी की जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना की कैंटीन में चीनी उत्पाद समेत आयातित वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रही है। मोदी सरकार का भारत को आत्मनिर्भर बनाने के तहत ये कदम उठाया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मिलिट्री कैंटीन में बिकने वाली स्कॉच शराब सीधे आयात किए जाने वाले सामानों पर प्रतिबंध लगाने पर फैसला किया जा रहा है। आपको बता दें कि मिलिट्री कैंटीन भारत का सबसे बड़ा रिटेल बिक्री करने वाला कैंटीन माना जाता है, जिसमें लैपटॉप से लेकर टूथब्रश तक की वस्तुओं का चीन से आयात इन मिलिट्री कैंटीन में होता है। ट्रंप सरकार के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार अगले हफ्ते राजधानी दिल्ली में भारत और अमेरिका के बीच होने वाली 2+2 वार्ता में दोनों देशों के बीच वैश्विक सहयोग की प्रगति पर समीक्षा के लिए साथ साथ दोनों देशों द्वारा लिए जाने वाले फैसलों का खाका भी तैयार किया जाएगा। अमेरिका में 3 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पूर्व ट्रंप सरकार की ये आखिरी सबसे बड़ी वार्ता होगी। इस वार्ता में भारत और अमेरिका के शीर्ष 4 कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। इस वार्ता में भारत और अमेरिका के संबंधों पर आगामी 4 सालों की आधारशिला रखी जाएगी। राष्ट्रपति पद के लिए चाहे कोई भी चुना जाए, इससे इन संबंधों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी के अनुसार विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय ने कहा कि भारत के साथ संबंधों को लेकर अमेरिका में द्विदलीय समर्थन है। इस वार्ता में 4 बड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। ये 4 मुद्दे हिंद प्रशांत में जन स्वास्थ्य के मामले में सहयोग एवं काम समेत वैश्विक सहयोग, ऊर्जा एवं अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग, लोगों के बीच आपसी संबंध और रक्षा के संबंध हैं। अमेरिका में चुनाव सर पर हैं। ऐसे में अमेरिका में राजनीतिक स्तर पर माहौल काफी गर्म चल रहा है। तो वहीं डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रत्याशी ने कहा कि यदि अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं तो अमेरिकी नागरिकों को कोरोना वैक्सीन मुफ्त में देंगे। बिडेन ने कहा कि ट्रंप ने अमेरिकियों को कोरोना के साथ जीना नहीं बल्कि मरना सिखाया है। इस महामारी के लिए बनाई गई उनकी सारी योजनाएं असफल रही हैं। बिडेन ने कहा कि एक बार कोरोना वैक्सीन का निर्माण हो जाए, फिर उसके बाद वो अमेरिकी नागरिकों को ये वैक्सीन मुफ्त में देंगे और हम सब मिलकर इस महामारी को हराएंगे। कल का आईपीएल का मुकाबला किंग्स 11 पंजाब और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में रहा। हैदराबाद के कप्तान डेविड वार्नर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। कल के मैच में किंग्स 11 पंजाब की टीम सनराइजर्स हैदराबाद को सिर्फ 126 रन का लक्ष्य ही दे पाई। इसके बाद भी किंग्स 11 पंजाब के जबरदस्त गेंदबाजों ने क्रिस जॉर्डन ने 17 रन देकर 3 विकेट लिए, तो वहीं दूसरी ओर गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने 23 रन देकर 3 विकेट लिए, जिसका नतीजा ये हुआ कि सनराइजर्स हैदराबाद ने अंतिम के 4 ओवर अपने 7 विकेट खो दिए थे। हैदराबाद की टीम 16 ओवर में 3 विकेट गंवाकर 99 रन पर थी। हैदराबाद को 24 गेंदों पर 28 रन चाहिए थे। ऐसा लग रहा था कि सनराइजर्स ये मैच जीत जाएगी, लेकिन क्रिस जॉर्डन की बेहतरीन गेंदबाजी ने मैच को रोमांचक मोड़ दिया और पंजाब 12 रन से मैच जीतने में सफल रही। ब्यूरो रिपोर्ट AP24 न्यूज़ लखनऊ। सब्सक्राइब कीजिए हमारे न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।